नमस्कार। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में कह सकते हैं बहुत अहम सफर पर निकल रहे हैं। जी। 1857 से 1971 तक का दौर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो भारत की गुलामी से लेकर फिर गणराज्य बनने और उसके बाद के कुछ शुरुआती लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सालों की कहानी बताते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही निर्णायक दौर रहा है ये। हाँ। तो इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद है कि इस दौर की जो मुख्य घटनाएं हैं उनके पीछे की वजह क्या थी और फिर उनके नतीजे क्या निकले उनको समझें। सही, क्योंकि इसी दौर ने आज के भारत की नींव रखी एक तरह से। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को जरा खंगालते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत हमें 1857, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वहां से लेकर 1971 जब बांग्लादेश बना, उस यात्रा पर कैसे ले जाते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं 1857 से। इसे अक्सर हम सुनते हैं सिपाही विद्रोह। हाँ। लेकिन हमारे स्रोत कुछ और कहानी बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था। मतलब ये ब्रिटिश राज की जो नीतियां थीं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया थी। अच्छा। इसके पीछे कई कारण थे। राजनीतिक तौर पर देखें तो वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति थी। हाँ, हड़प नीति। हड़प नीति, बिल्कुल। उससे झांसी, सतारा, नागपुर ऐसी कई रियासतें छीन ली गईं। तो शासक वर्ग में, लोगों में बहुत गुस्सा था। और आर्थिक कारण भी थे। हाँ, आर्थिक तो बहुत बड़े कारण थे। टैक्स बहुत भारी थे, जबरदस्ती नील वगैरह की खेती करवाते थे, जिससे किसानों की हालत खराब थी। और उधर ब्रिटेन का बना सामान आ रहा था, तो भारत के जो कारीगर थे, उद्योग थे, वो तबाह हो रहे थे। स्रोत बताते हैं कि कैसे इस आर्थिक शोषण ने मतलब अलग अलग तबकों को अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ ला दिया था। और फिर वो सैनिकों वाला मामला भी था, भेदभाव, और वो एनफील्ड राइफल के कारतूस। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह, उसने तो जैसे मतलब आग में घी का काम किया। धार्मिक भावनाएं भड़क गईं। और 10 मई 1857 मेरठ से ये शुरू हुआ और फिर तो फैलता ही गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। जी, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार, उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। इसमें नेताओं की भूमिका भी अहम रही होगी। बहुत अहम। जैसे कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, सबने बहुत बहादुरी दिखाई। लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, कम्युनिकेशन सिस्टम था, टेलीग्राफ वगैरह। सेना ज्यादा संगठित थी। और शायद कुछ भारतीय शासकों ने साथ नहीं दिया। हाँ, ये भी एक वजह थी। कुछ शासक और वर्ग विद्रोह से अलग रहे। तो इन सब कारणों से 1859 आते आते अंग्रेजों ने इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। लेकिन हार के बावजूद इसका असर तो हुआ होगा। स्रोत क्या कहते हैं? असर बहुत गहरा हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के अधीन आ गया। अंग्रेजों को भी समझ आया कि भाई भारत के धर्म और समाज में सीधे दखल देना ठीक नहीं। तो उनकी नीतियों में थोड़ी, कह सकते हैं, सावधानी आई। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसने भारतीयों में एक राष्ट्रीय चेतना जगाई, आजादी की इच्छा को मजबूत किया। भले ये फेल हो गया, पर इसने आगे के आंदोलन की नींव रख दी। तो अगला पड़ाव आता है 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये क्यों हुआ, खासकर 1857 के बाद? देखिए, 1857 के बाद ना अंग्रेजी शिक्षा फैली, प्रेस का विकास हुआ, समाज सुधार आंदोलन भी चल रहे थे। तो एक पढ़ा लिखा मध्य वर्ग तैयार हो रहा था। जी। ये लोग अंग्रेजों की नीतियों को समझ रहे थे, उनकी आलोचना भी कर रहे थे, पर उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मंच चाहिए था। बिखरी हुई आवाजों का असर नहीं हो रहा था। तो 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में कांग्रेस बनी। इसमें A.O. ह्यूम का नाम आता है। हाँ, A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर थे। उनकी पहल थी, और पहले अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। शुरू में सिर्फ 72 लोग थे। सिर्फ 72? हाँ, ज्यादातर वकील, टीचर, पत्रकार ऐसे लोग थे। तो इनका मकसद क्या था शुरू में? क्या ये आजादी मांग रहे थे? नहीं, शुरू में वो क्रांतिकारी नहीं थे। उनका मकसद था मतलब भारतीयों को राजनीतिक रूप से थोड़ा जागरूक करना, सरकार को याचिकाएं देना, प्रस्ताव भेजना कि भाई ये सुधार करो। अच्छा, मतलब नरमी से। हाँ, नरमी से। और देश के अलग अलग हिस्सों के नेताओं को एक साथ लाना, राष्ट्रीय एकता बनाना। इसे उदारवादी दौर भी कहते हैं। एकदम से कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, पर एक प्लेटफॉर्म बन गया जो आगे चलकर बहुत बड़ा बना। ठीक है, अब आते हैं 1905 पर, बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों ने कहा प्रशासन के लिए कर रहे हैं,
बड़ा सूबा है, लेकिन स्रोत कुछ और इशारा करते हैं। हाँ, स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन का असली इरादा था फूट डालो और राज करो। अच्छा। बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का गढ़ बन रहा था, और खास बात, हिंदू मुस्लिम एकता भी वहां मजबूत थी। तो कर्जन ने उसे धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की। कैसे? एक बना दिया पूर्वी बंगाल और असम, जहां मुस्लिम ज्यादा थे, राजधानी ढाका, और दूसरा पश्चिमी बंगाल, जहां हिंदू ज्यादा थे, राजधानी कलकत्ता। कोशिश थी कि ये एकता टूट जाए, राष्ट्रवाद कमजोर पड़ जाए। लेकिन हुआ तो इसका उल्टा। बिल्कुल उल्टा। पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ और शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन बंटवारा लागू हुआ, उसे शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, वंदे मातरम के नारे लगे। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने देश की चीजें अपनाओ। विदेशी माल, खासकर मैनचेस्टर का कपड़ा, चीनी, नमक, उसका बहिष्कार करो। अच्छा। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, अपने स्कूल कॉलेज खोले, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया, देशभक्ति के गीत गाए गए, सभाएं हुई। इसमें कौन नेता आगे थे? इसमें लाल बाल पाल का नाम आता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी। इन्होंने आंदोलन को काफी तेजी दी। ये पहली बार था कि आजादी की लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर आम लोगों तक पहुंची। तो इस आंदोलन का महत्व क्या रहा फिर? एक तो इसने आत्मनिर्भरता का आइडिया मजबूत किया, और सबसे बड़ी बात, इसने आंदोलन को शहरों के पढ़े लिखे लोगों से निकालकर गांव-गांव तक, आम जनता तक पहुंचाया। लोगों में हिम्मत आई कि हाँ, हम अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला कर सकते हैं। और विभाजन रद्द भी हुआ बाद में। हाँ, 1911 में अंग्रेजों को विभाजन रद्द करना पड़ा, लेकिन स्वदेशी आंदोलन ने संघर्ष का तरीका बदल दिया था। फिर 1915 में एक और बहुत बड़ी घटना हुई। गांधी जी भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से। हाँ, ये तो मतलब अब भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में करीब 20 साल रहकर आए थे। वहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। सत्याग्रह मतलब न्याय का विरोध करना। तो जब वो भारत आए, यहाँ क्या स्थिति थी? यहाँ आंदोलन तो चल रहा था, पर थोड़ा बिखरावा था, और ज्यादातर शहरों तक, पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था। आम जनता से उतना जुड़ाव नहीं था। तो गांधी जी ने आते ही कोई बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया? नहीं, उन्होंने पहले करीब 1 साल अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर पूरे देश का दौरा किया। लोगों से मिले, उनकी समस्याएं समझी। अच्छा, जमीनी हकीकत जानी पहले। बिल्कुल। फिर उन्होंने बड़े राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय छोटे स्थानीय आंदोलनों से शुरुआत की। जैसे 1917 में चंपारण गए, बिहार। वहां नील किसानों की समस्या थी, उनके लिए सत्याग्रह किया। फिर 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों के लगान माफी के लिए आंदोलन किया, और उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। और ये सफल रहे? हाँ, तीनों में उन्हें सफलता मिली, और इससे वो एकदम से लोकप्रिय हो गए। लोगों को लगा कि ये नेता हमारी बात सुनता है, हमारे लिए लड़ता है। तो उनके आने से क्या बदला? बहुत कुछ। आंदोलन को एक नई दिशा मिली, सत्य और अहिंसा की नई ऊर्जा आई, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने राजनीति को गांव-गांव, आम आदमी तक पहुंचा दिया। किसान, मजदूर, महिलाएं सब आंदोलन से जुड़ने लगे। ये गांधी युग की शुरुआत थी। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद 1919 में जलियांवाला बाग, ये नाम सुनते ही एक सिहरन सी होती है। स्रोत इसे कैसे देखते हैं? स्रोत इसे ब्रिटिश क्रूरता की इंतहा बताते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में था रॉलेट एक्ट। हाँ, 1919 का काला कानून। बिल्कुल, जिसके तहत किसी को भी बिना मुकदमे के सिर्फ शक पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका पूरे देश में भारी विरोध हो रहा था। पंजाब में माहौल खासकर गर्म था। वहां डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। हाँ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ लोग नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने आए थे। शांतिपूर्ण सभा थी। कुछ लोग परिवार के साथ बैसाखी का मेला देखने आए थे। बहुतों को पता भी नहीं था कि शहर में मीटिंग पर रोक लगी हुई है। और तब जनरल डायर आया। जी, वो सैनिकों के साथ आया। बाग का जो एक ही मुख्य रास्ता था, उसे बंद करवा दिया, और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। हे भगवान! करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। लोग भाग नहीं सकते थे, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, कुएं में कूद गए। सरकारी आंकड़ा कहता है 379 लोग मारे गए, पर असल संख्या 1000 से कहीं ज्यादा थी। इसका असर क्या हुआ देश पर? पूरे देश में मातम और गुस्सा फैल गया।
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी, जो पहले ब्रिटिश न्याय में थोड़ा यकीन रखते थे, उनका भरोसा पूरी तरह टूट गया। तो इसने आंदोलन को और तेज कर दिया। बिल्कुल, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत कर दिया। अंग्रेजों का असली चेहरा सामने आ गया था। जलियांवाला बाग के बाद फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में। क्या ये पहला इतना बड़ा पूरे देश का आंदोलन था? हाँ, कह सकते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें करोड़ों भारतीय सीधे तौर पर शामिल हुए। इसके पीछे रॉलेट एक्ट का गुस्सा था, जलियांवाला बाग का दर्द था और एक और मुद्दा था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। हाँ, वो पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की सत्ता छीनने से जुड़ा था। भारतीय मुसलमान इससे नाराज थे। गांधी जी ने इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के मौके के तौर पर देखा। तो 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन में ये पास हुआ। हाँ, इसमें करना क्या था लोगों को? गांधी जी ने अपील की कि अंग्रेजी सरकार से हर तरह का सहयोग बंद कर दो। मतलब सरकारी नौकरियां छोड़ो, स्कूल कॉलेज छोड़ो, अदालतें छोड़ो, उपाधियां लौटा दो। और विदेशी सामान? हाँ, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ और स्वदेशी अपनाओ। खासकर खादी पहनने पर जोर था। और इसका असर हुआ? जबरदस्त असर हुआ। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने प्रैक्टिस बंद कर दी, लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, किसान, मजदूर, औरतें सब शामिल हुए। पूरे देश में एक अभूतपूर्व माहौल बन गया। लेकिन फिर ये अचानक बंद क्यों हो गया? चौरी चौरा की घटना? हाँ, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। वहां गुस्साई भीड़ और पुलिस में झड़प हुई और भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। अच्छा, गांधी जी अहिंसा को लेकर बहुत सख्त थे। इस हिंसा की खबर सुनकर वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले पर तो काफी बहस हुई होगी। स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, काफी बहस हुई। कई नेता, खासकर युवा नेता जैसे नेहरू, बोस, वो निराश हुए। उन्हें लगा कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तब उसे रोक दिया गया। लेकिन गांधी जी का तर्क था कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो हम नैतिक लड़ाई हार जाएंगे। सच्ची आजादी अहिंसा से ही मिलेगी। तो क्या ये आंदोलन बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही स्वराज एक साल में नहीं मिला, पर इसने करोड़ों लोगों को पहली बार आजादी की लड़ाई से सीधे जोड़ा। उनके मन से अंग्रेजों का डर निकाला। हाँ, ये बड़ी बात थी। स्वदेशी का विचार मजबूत हुआ। गांधी जी देश के सबसे बड़े नेता बन गए और इसने आगे के आंदोलनों के लिए जमीन तैयार कर दी। इसके बाद अगला बड़ा कदम था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। इसका क्या कारण था? मुख्य कारण था नमक पर अंग्रेजी सरकार का टैक्स और एकाधिकार। नमक तो हर गरीब अमीर की जरूरत है। उस पर टैक्स लगाना गांधी जी को बहुत अन्यायपूर्ण लगा। उन्होंने इसे अंग्रेजी राज के शोषण के प्रतीक के तौर पर चुना। और फिर वो ऐतिहासिक दांडी यात्रा। हाँ, 12 मार्च 1930 गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ निकले। 24 दिन पैदल चले, करीब 390 किलोमीटर। बाप रे। और 6 अप्रैल को दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये तो बहुत सिंबॉलिक था। बिल्कुल, एक बहुत ही साधारण सा काम, लेकिन इसने पूरे देश में जैसे बिजली दौड़ा दी। ये सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत थी, शांति से कानून तोड़ना। तो देश भर में लोगों ने नमक कानून तोड़ा? हाँ, जगह जगह लोगों ने नमक बनाया, बेचा। और सिर्फ नमक कानून ही नहीं, दूसरे कानून भी तोड़े गए। जंगल कानून तोड़े गए, लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। इसमें महिलाओं की भागीदारी कैसी थी? अभूतपूर्व। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धरनों में, जुलूसों में हजारों लोग गिरफ्तार हुए। गांधी जी भी गिरफ्तार हुए। अंग्रेजों ने दमन भी किया, लाठीचार्ज, गोलियां चली। पर आंदोलन तबाह नहीं, इसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। तो इस आंदोलन ने क्या हासिल किया? इसने आजादी की लड़ाई को और मजबूत किया। गांधी जी का नेतृत्व और अहिंसा की ताकत फिर से साबित हुई। इसने दिखाया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना और उन्हें बातचीत करनी पड़ी, जैसे गांधी इरविन समझौता हुआ। और फिर आता है 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। इसे आखिरी बड़ी लड़ाई क्यों मानते हैं? क्योंकि तब तक हालात बहुत बदल चुके थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया था। हाँ। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था। वो भारत को पूरी आजादी देने को तैयार नहीं थे। तो कांग्रेस और गांधी जी को लगा कि अब अंग्रेजों को सीधे सीधे भारत छोड़ने के लिए कहना होगा। और करो या मरो का नारा? जी। अगस्त 1942 में बॉम्बे में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो,
मतलब या तो आजादी हासिल करो या कोशिश में जान दे दो। इसमें क्या हुआ? क्या ये भी अहिंसक था? गांधी जी ने तो अहिंसा का ही आह्वान किया था, लेकिन आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी समेत सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अच्छा, तो फिर आंदोलन कैसे चला? ये आंदोलन काफी हद तक जनता ने खुद चलाया, स्वतःस्फूर्त था। कई जगहों पर हिंसा भी हुई, लोगों ने सरकारी दफ्तरों पर हमले किए, रेलवे लाइनें उखाड़ी, टेलीग्राफ के तार काटे। कुछ जगहों पर तो लोगों ने अपनी सरकारें बना ली। मतलब काफी उग्र हो गया था ये। हाँ, छात्र, मजदूर, किसान सब इसमें कूदे। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाया। गोलियां चली, हजारों लोग मारे गए, लाखों गिरफ्तार हुए। तो क्या ये सफल रहा? देखिए, तुरंत आजादी तो नहीं मिली और आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसने अंग्रेजी राज की कमर तोड़ दी। कैसे? इसने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। भारतीय जनता अब गुलामी सहने को तैयार नहीं है। इसने आजादी की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। और फिर आया 1947, 15 अगस्त, आजादी। हाँ, वो दिन जिसका दशकों से इंतजार था। 1857 से जो संघर्ष शुरू हुआ था, वो यहां अपनी मंजिल पर पहुंचा। गांधी जी, नेहरू, पटेल, बोस, अंबेडकर और लाखों गुमनाम शहीदों और सेनानियों की कुर्बानियों का फल। लेकिन इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी जुड़ा था, विभाजन। हाँ, ये आजादी की बहुत भारी कीमत थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर। और उसके साथ जो हिंसा हुई, भयानक, दुनिया के इतिहास का शायद सबसे बड़ा विस्थापन। लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर इधर से उधर गए। पंजाब और बंगाल में जो दंगे हुए, उनमें लाखों लोग मारे गए, औरतें, बच्चे। बहुत दर्दनाक था। स्रोत बताते हैं कि वो जख्म बहुत गहरे थे। बिल्कुल, आजादी का जश्न उस हिंसा और दर्द की छाया में फीका पड़ गया। भारत एक आजाद देश बना, पाकिस्तान बना, लेकिन बंटवारे ने दोनों देशों के बीच नफरत के बीज बो दिए, जिसके असर आज तक दिखते हैं। आजादी के बाद का सफर भी चुनौतियों भरा रहा होगा। स्रोत 1971 तक की कुछ और घटनाओं का जिक्र करते हैं। जी हाँ, आदि तो मिल गई, पर अब देश को बनाना था। राष्ट्र निर्माण एक बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले तो संविधान। बिल्कुल, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बनी, उसने एक अद्भुत दस्तावेज तैयार किया। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार दिए गए। ये नए भारत की आत्मा थी। लेकिन फिर युद्ध भी हुए 1962 में चीन से। हाँ, वो एक दुखद अध्याय था। सीमा विवाद को लेकर चीन से युद्ध हुआ, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। स्रोत बताते हैं कि इससे भारत को अपनी विदेश नीति और रक्षा तैयारियों पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा। एक झटका था वो। और फिर 1965 में पाकिस्तान से। जी, पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके जवाब में युद्ध छिड़ा। इस बार भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और हम लाहौर के करीब तक पहुंच गए थे। बाद में ताशकंद में समझौता हुआ। और फिर 1971, जो बहुत निर्णायक माना जाता है, बांग्लादेश का बनना। हाँ, 1971 बहुत अहम साल था। उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पश्चिमी पाकिस्तान की सेना बहुत जुल्म कर रही थी। वहां आजादी की लड़ाई, मुक्ति संग्राम छिड़ा हुआ था। और लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। बिल्कुल, भारत पर बहुत दबाव था। भारत ने मुक्ति वाहिनी की मदद की। जब पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी ठिकानों पर हमला कर दिया, तो भारत ने पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई की। और नतीजा? सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तानी सेना ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। इसका क्या महत्व था भारत के लिए? ये भारत की एक बहुत बड़ी सैन्य और कूटनीतिक जीत थी। इसने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। दुनिया में भारत की साख बढ़ी। ये साबित हुआ कि भारत अब एक बड़ी ताकत है। तो ये थी 1857 से 1971 तक की भारत की कहानी, जैसा कि हमारे स्रोतों में मिलती है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने से लेकर बंटवारे का दर्द सहने, फिर एक गणराज्य बनने और दक्षिण एशिया में एक नई शक्ति के रूप में उभरने तक का सफर। जी, और ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये करोड़ों लोगों के सपनों, उनके संघर्ष, उनके बलिदान, उनकी आशाओं और कभी-कभी उनकी निराशाओं की भी कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे मुश्किलों के बावजूद एक राष्ट्र अपनी किस्मत खुद बनाता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। ये जो पूरा दौर हमने देखा, 1857 का विद्रोह, गांधी जी का अहिंसक रास्ता,
विभाजन का वो भयानक अनुभव, फिर युद्धों से मिले सबक और 1971 की जीत, इन सब ने मिलकर आज के भारत को, हमारी आज की पहचान को, हमारी चुनौतियों को किस तरह से गढ़ा है। इस विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है? बहुत जरूरी सवाल है ये सोचने के लिए। इस बहुत ही गहरी और अहम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।